की दो कंपनियां मैक्स लाइफ और बजाज आलियांज लेकर आई है जीरो कॉस्ट टर्म इंश्योरेंस प्लान। और कई कंपनियों की ये प्लान अभी पाइपलाइन में है, यानी बहुत जल्द हम और भी कंपनियों को देखेंगे ये जीरो कॉस्ट टर्म इंश्योरेंस प्लान लाते हुए। जैसे ही किसी भी शब्द में जीरो जुड़ जाता है ना, तो हमें लगता है कि इसमें हमारा कोई खर्चा ही नहीं होगा, हमारे पैसे वापस आ जाएंगे। और यही बात ये बीमा भी कर रहा है। लेकिन ये प्लान क्या सही है खरीदना? इसको खरीद अगर रहे हैं तो क्या ध्यान में रखें? और इस प्लान से क्या टर्म प्लान लेना, एक बेसिक टर्म प्लान लेना बेहतर होगा? इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए आज मेरे साथ जुड़ रहे खास मेहमान, फाइनेंशियल स्केचेस के फाउंडर नवीन राज शोभपर्न। थैंक यू सो मच मिस्टर नवीन, आपने आज वक्त निकाला मनी 9 के लिए। सबसे पहले तो मैं यही पूछना चाहूंगी कि ये जो जीरो कॉस्ट टर्म प्लान, एक नए तरह का टर्म प्लान जो बाजार में आया है, ये बेसिक जो टर्म प्लान ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हैं सालों से, उनसे कितने अलग हैं? क्या अंतर है दोनों के बीच में? नमस्कार प्रियंका जी, धन्यवाद आपने मुझे एक मौका दिया अपने व्यूअर से बात करने के लिए। जैसे आपने बोला कि ज़ीरो कॉस्ट टर्म प्लान, तो सबसे पहले जानना बहुत ज़रूरी है कि टर्म प्लान दो तरीके के होते हैं। एक प्योर जीवन बीमा जिसे हम प्योर टर्म प्लान बोलते हैं, और दूसरा अभी एक तीसरा लेटेस्ट वर्जन आया है जिसको हम बोल रहे हैं जीरो कॉस्ट टर्म प्लान। तो जीरो कॉस्ट टर्म प्लान क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। जैसे आपने बिल्कुल सही बताया कि एक निश्चित अवधि के लिए हमारा बीमा होता है। उस अवधि से पहले अगर उस टर्म प्लान से बाहर निकलना चाहते हैं तो हमारे पास ये ऑप्शन रहेगा एक फिक्स्ड पीरियड के बाद कि हम उसमें से बाहर निकल सकते हैं। और जब तक अपने जितना पैसा दिया है वो पूरा पैसा एक बीमा धारक को वापस मिलेगा। ऑब्वियसली उसमें जो जीएसटी दिया है वो नहीं मिलेगा, बट प्रीमियम जितना भी दिया है वो वापस मिल जाएगा और बीमा खत्म हो जाएगा। जनरली ये बीमा इसलिए है अगर कोई 30 से 35 से 40 साल के बीच में है और वो ये बीमा लेना चाहता है। बीमा लिया किस लिए जाता है, उसका पर्पस होना बहुत ज़रूरी है। तो पर्पस सपोज ऐसा है कि मैंने अपनी लाइबिलिटीज़ को कवर करना है, भगवान ना करे अगर कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है तो मेरी फैमिली की फाइनेंशियल सिक्योरिटी बनी रहे। उस दौरान मेरे को लगता है कुछ समय के बाद कि मेरी लाइबिलिटी सारी खत्म हो गई हैं, मुझे अब इसको चलाने की ज़रूरत नहीं है, तो मेरे पास एक विकल्प उपलब्ध होता है जिसके थ्रू मैं उससे बाहर आ सकता हूँ और पूरा पैसा वापस ले सकता हूँ। ओके, तो आपको एक एग्जिट विंडो मिलता है जो कि आप जब एक बेसिक टर्म प्लान खरीदते हैं तो उसमें नहीं मिलता है। उसमें आपको ये पूरा टर्म पूरा करना होता है, और अगर आप बीच में उसका प्रीमियम देना बंद कर देते हैं तो वो टर्मिनेट हो जाती है। तो आपको क्या लगता है, आपने जैसा कहा ये तीसरे तरह का एक रिटर्न ऑफ प्रीमियम है जिसमें आपको रिटर्न भी मिलता है। अब ये किसे खरीदना चाहिए? आप इस प्रोडक्ट में क्या देख रहे हैं? क्या कोई भी कॉस्ट नहीं है? क्योंकि एक कॉस्ट तो समय का इसमें मुझे नज़र आ रहा है कि ये जो भी प्लान अभी बाजार में, वो आपको ये कह रहे हैं आपको इतने साल तक, तो एक परमानेंट नंबर ऑफ इयर्स तो आपको जो मैंडेटरी उसे फॉलो करना होगा, उसी के बाद आप एग्जिट करेंगे। ऐसा नहीं है कि आज आपने खरीदा और आप 2 साल बाद कहे मैं एग्जिट करना चाहता हूँ तो करूंगा। तो जो रियल कॉस्ट है इस नो कॉस्ट प्लान में, आपको वो क्या दिख रहा है? इसे खरीदना चाहिए? खरीदने की सलाह आप किसे देंगे? तो जैसे मैंने बोला, ये तीसरे तरीके का विकल्प है टर्म प्लान में। पहला एक प्योर टर्म प्लान होता है, उसके बाद रिटर्न ऑफ प्रीमियम ऑलरेडी एग्जिस्ट है मार्केट में, जिसमें पॉलिसी पीरियड खत्म होने के बाद अगर सर्वाइवल होता है तो सर्वाइवल बेनिफिट के तौर पे जितना आपने प्रीमियम दिया है जीएसटी हटा के आपको वापस मिल जाता है। उसके लिए एक तीसरा विकल्प आया है जिसमें मैं अपने प्लान को बीच में ही एग्जिट दे दूं। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि क्या अगर मेरी लायबिलिटीज खत्म हो गई हैं तो मुझे ज़रूरत नहीं है अपने टर्म प्लान को कंटिन्यू करने की, उसमें लगातार प्रीमियम देने की, और मैं उसमें से एग्जिट कर लेता हूँ। प्रीमियम उस दौरान भी मुझे उतना ही मिलता है जितना मैंने दिया है, और रिटर्न ऑफ प्रीमियम जो दूसरा विकल्प उपलब्ध है मार्केट में उसमें भी मुझे उतना ही मिलता है, बट उसमें मुझे फुल मैच्योरिटी पे मिलता है। तो प्रियंका जी ये बोल सकते हैं कि ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल, तो एक नया पैकेजिंग है। और इसी तरीके से हमारे पास अगर जीरो कॉस्ट टर्म प्लान लेना है किसी को, तो उसके लिए एक स्पेसिफाइड कस्टमर्स हैं, स्पेसिफाइड क्लाइंट्स हैं, स्पेसिफाइड इंडिविजुअल्स हैं जिनकी एज ग्रुप 35 से 45 साल के बीच में हो, जिनको पता है कि आने वाले 15 से 20-25 साल में मैं अपनी लायबिलिटीज टुवर्ड्स माय फैमिली में खत्म कर सकता हूं और उसके बाद मेरे को इसको कंटिन्यू नहीं करना है।
क्योंकि जैसे मैंने बोला एक फिक्स अवधि के बाद इसमें से आप एग्जिट हो सकते हैं। तो फिक्स अवधि 25 साल और 30 साल की है इस तरह के प्लान्स में, जिसमें से अगर कोई 35 साल पे भी लेता है तो वो 30 साल, 65 साल या 70 साल में एग्जिट हो सकता है। और जब तक सभी एक इंडिविजुअल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, लाइबिलिटीज टुवर्ड देयर फैमिली खत्म हो जाती हैं, पूरी हो जाती है। और इसका प्रीमियम क्या हमें बेसिक टर्म प्लान से थोड़ा ज़्यादा देना पड़ेगा, हमें रिटर्न ऑफ प्रीमियम प्लान से ज़्यादा देना पड़ेगा? प्रीमियम किस रेंज में है जो किसी को पे करना होगा? तो जैसे मैंने बोला, प्योर टर्म प्लान सबसे सस्ता होता है मार्केट में, क्योंकि उसमें सिर्फ और सिर्फ आपका इंश्योरेंस कवर है। कंपनी मोर्टेलिटी चार्जेस और अपने मार्केटिंग चार्जेस और एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस लेती है उसके प्रीमियम में। दूसरा मैंने बोला रिटर्न ऑफ प्रीमियम, जो ऑप्शन ऑलरेडी अवेलेबल है मार्केट में, उसमें भी प्रीमियम ज्यादा होता है प्योर टर्म प्लान के मुताबिक, बट उसमें मैच्योरिटी लेटर एज पे होती है तो मोर्टेलिटी ज्यादा होती है। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है तो रिस्क टुवर्ड्स कंपनी बढ़ता रहता है और मोर्टेलिटी चार्जेस कंपनी उसके बेसिस पे लेती हैं। इसमें एक विकल्प है हमारे पास कि हम अपनी मैच्योरिटी से पहले एग्जिट कर सकते हैं अपने प्लान से, इसीलिए इसमें मैच्योरिटी तक हमें मोर्टेलिटी चार्जेस नहीं पे करने कंपनी को, और कंपैरेटिवली रिटर्न ऑफ प्रीमियम से प्रीमियम इसका कम होता है। ओके, तो ये एक बीच का बन गया है, जिसमें टर्म प्लान प्योर टर्म में सबसे सस्ता है, रिटर्न ऑफ प्रीमियम में सबसे ज्यादा है, और ये बीच में है। तो आप सजेस्ट करेंगे इसे खरीदने के लिए लोगों को? आपको लगता है कि जो बहुत श्योर है कि मैं अपनी लाइबिलिटीज पहले ख़त्म कर लूँगा, मुझे यहाँ पर एक एग्जिट विंडो मिल रहा है, मैं जो प्रीमियम दे रहा हूँ या दे रही हूँ मैं वापस ले लूँगी, तो आपको लग रहा है ये एक अच्छा विकल्प है? देखिए, कोई भी इंश्योरेंस प्लान, चाहे वो टर्म प्लान हो, चाहे रिटर्न ऑफ प्रीमियम हो, चाहे वो जीरो कॉस्ट हो, या कोई और सेविंग और इन्वेस्टमेंट प्लान हो, इसके पीछे एक पर्पस होना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले किसी भी प्लान को लेने से पहले एक इंडिविजुअल को अपना पर्पस डिफाइन करना है अपने एडवाइजर के साथ बैठ के। उस पर्पस को डिफाइन करने के लिए उसी के बेसिस पे कोई भी प्लान का चूज करना है कि मुझे कौन से प्लान के साथ जाना है। उसमें उसकी एज देखी जाती है, उसमें उसकी एनुअल इनकम के बेसिस पे कितना कवर लेना है वो देखा जाता है, और आगे आने वाले कितने समय में उसको लगता है कि मैं अपनी लाइबिलिटीज खत्म कर सकता हूँ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज खत्म कर सकता हूँ, या मैं सेल्फ इंडिपेंडेंट हो सकता हूँ। तो नवीन जी, बीमा सुरक्षा के लिए जो है टर्म प्लान सबसे बेहतर विकल्प माना जाता है, लेकिन आपको लग रहा है कि टर्म प्लान उसी हिसाब से बिकते भी हैं, या लोगों का रुझान जो है जब एक कुछ ऐसा प्लान आता है जीरो कॉस्ट टर्म प्लान, उस तरफ ज़्यादा होता है ना कि एक सिंपल बेसिक टर्म प्लान की तरफ? तो प्रियंका जी, जैसे अभी आपने बोला कि प्योर टर्म प्लान में मैच्योरिटी पे कुछ अमाउंट नहीं मिलता है, तो काफ़ी लोग हिंदुस्तान में ये धारणा है कि हमें मैच्योरिटी पे कुछ नहीं मिलेगा तो इसको लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो अगर मैं बात करूं पेंडेमिक सिचुएशन से पहले की, तो ये धारणा बिल्कुल सही थी। धीरे धीरे ड्यूरिंग पेंडेमिक और आफ्टर पेंडेमिक ये धारणा चेंज होती जा रही है और लोगों में जागरूकता बढ़ती जा रही है टुवर्ड्स टर्म प्लान, अपनी फैमिली को फाइनेंशियल सिक्योर करने के लिए। उस तौर पे अगर मेरे को लॉन्ग टर्म के लिए अपनी फैमिली को फाइनेंशियल सिक्योर करना है, लेगेसी क्रिएट करनी है, और जैसे आपके प्रोग्राम का नाम है चैन की सांस, उसी के बेसिस पे टर्म प्लान चूज करना चाहिए। अगर मेरा पर्पस, जैसे कुछ प्रॉपर्टी लेते हैं लोग, उसके बेसिस पे टर्म प्लान लेते हैं उसको कवर करने के लिए, तो प्रॉपर्टी इंश्योरेंस के लिए, प्रॉपर्टी टर्म इंश्योरेंस के लिए लोगों को ट्रॉप लेना चाहिए, विच इज टर्म विद रिटर्न ऑफ प्रीमियम, जो हमने दूसरा विकल्प बताया था। जिससे कि मुझे पता है कि 10 साल तक अगर मेरे को ईएमआई देनी है अपनी प्रॉपर्टी के लिए, और खुदा ना खास्ता उस दौरान मेरे साथ कुछ हो जाए, तो मेरी प्रॉपर्टी का पैसा जितना मैंने लोन लिया बैंक से वो वहां से निकल जाए। उस दौरान पे मेरी प्रोबेबिलिटी ऑफ लिविंग इज हाई, तो मेरे को जितना पैसा दिए वो वापस मिलना चाहिए। तो रिटर्न ऑफ प्रीमियम हमेशा छोटे टर्म के लिए लिया जाता है, प्योर टर्म प्लान हमेशा ज्यादा टर्म के लिए, ज्यादा समय तक कवर रहने के लिए लिया जाता है। जीवन बीमा ज़्यादा पॉपुलर नहीं होता, हमेशा लोग रिटर्न की बात करते हैं। क्या इसके पीछे एक वजह ये भी है कि देश भर में जो 24 लाख से ज़्यादा बीमा के एजेंट हैं, वो एंडोमेंट प्लान या फिर मनी बैक प्लान जैसे ट्रेडिशनल प्लान्स बेचने में ज़्यादा रुचि रखते हैं, क्योंकि वहाँ उन्हें प्रमोट करने पर उन्हें ज़्यादा कमीशन मिलता है? क्या आपको ये लगता है ग्राउंड पर ऐसा हो रहा है, और इरडा को इस बारे में क्या कदम उठाने चाहिए?
तो इस सिलसिले में मैं यही बोलना चाहूँगा, जैसे मैंने अभी पहले भी बोला कि पहले टर्म प्लान की इम्पोर्टेंस नहीं पता थी लोगों को या जागरूक नहीं थे। पोस्ट पेंडेमिक लोग इसके बारे में, इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में जान चुके हैं और अब टर्म प्लान आगे से मांगते हैं। तो वो किसी एजेंट से ये नहीं बोलते कि मुझे कौन सा इंश्योरेंस लेना है, वो कहते हैं मुझे टर्म प्लान ही लेना है, पहली चीज। लेकिन बट एजेंट्स उसमें हिचकते थे इसे बेचने में, क्योंकि इंडोमेंट और मनी बैक जैसे प्लान में उन्हें ज्यादा कमीशन मिलता है कंपेयर टू अ प्योर टर्म प्लान। देखिए, कमीशन कभी भी इसमें कम नहीं रहा है, कमीशन हमेशा ज़्यादा मिलता है, बट एजेंट की भी गलती नहीं है रीज़न बिहाइंड, क्योंकि लोग कहते हैं कि मुझे इसमें कुछ वापस नहीं मिल रहा। ओके। तो उनको जागरूक करना एजेंट का ही काम है, और वो धीरे धीरे थोड़ा सा हेल्प कह दीजिए पेंडेमिक सिचुएशन ने भी किया है कि जागरूकता बढ़ी है टुवर्ड्स टर्म प्लान। और टर्म प्लान में ये देखना बहुत ज़रूरी है कि हम कितने समय तक ले रहे हैं। बट एक बहुत अच्छी चीज़ इरडा ने इसमें इंट्रोड्यूस करी है पिछले दिनों, इसमें लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट ऑप्शंस रखे। पहले जनरली जितने भी टर्म प्लान होते थे रेगुलर प्रीमियम का ऑप्शन होता था, कहीं ना कहीं हम बीच में चूक जाते थे प्रीमियम देने से और हमारी पॉलिसी लैप्स हो जाती थी। और उस साल पे अगर हम दोबारा से लेते थे तो हमारी उम्र के बढ़ने की वजह से, मोर्टेलिटी चार्जेस बढ़ने की वजह से प्रीमियम बढ़ जाता था, या मेडिकल कंडीशंस चेंज होने की वजह से प्रीमियम बढ़ जाता था, या पॉलिसी नहीं मिलती थी। इरडा ने एक ऑप्शन दिया है लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन। 5 साल, 10 साल, 15 साल आप अपना प्रीमियम दीजिए, पॉलिसी टर्म 25 साल, 30 साल, 35 साल, 40 साल रखिए एज अकॉर्डिंग टू द एज, और आपकी लाइबिलिटी टुवर्ड्स योर फैमिलीज फाइनेंशियल सिक्योरिटी 5, 10, 15 साल में खत्म हो जाती है, विच इज द बेस्ट ऑप्शन टू हैव। अच्छा, टर्म प्लान के साथ नवीन जी कई तरह के एड ऑन भी मिलते हैं, राइडर्स मिलते हैं। आपकी नज़र में कौन से राइडर हैं जो आपको एक टर्म प्लान में जोड़ने चाहिए, या फिर एक प्योर प्लान को बस प्योर रहने दीजिए, दूसरी ज़रूरतों के लिए आप कुछ बीमा अलग से खरीदें? तो दो तरह की धारणा है प्रियंका जी इसमें। पहले जैसे एक मैं एग्जांपल देना चाहूँगा, हम लोग पिज़्ज़ा खरीदना चाहते हैं तो पिज़्ज़ा, बेसिक पिज़्ज़ा में अपने टॉपिंग सेट कराते हैं अपने स्वाद अनुसार। ऐसे ही इंडिविजुअल की प्रायोरिटीज अलग हो सकती हैं, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हर एक किसी को उसमें राइडर्स ऐड करने हैं। अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से, अपने पर्पस के हिसाब से अगर मुझे ज़रूरत है तो मुझे राइडर्स ऐड करने चाहिए। उसमें से भी कुछ राइडर्स ऐसे हैं जो बहुत महंगे भी होते हैं अगर हम टर्म प्लान के साथ लेते हैं, और कुछ राइडर्स ऐसे हैं जो कि बहुत सस्ते भी होते हैं अगर हम टर्म प्लान के साथ। एक छोटा सा एग्जांपल लेना चाहूँगा यहाँ पर। अगर मैं एक जॉब करता हूँ जिसमें मैं ट्रैवल बहुत करता हूँ, तो उस केस में मुझे पर्सनल एक्सीडेंट राइडर ऐड करना बहुत ज़रूरी हो जाता है अपने टर्म प्लान में, और वो सस्ते और नॉमिनल रेट्स पे भी मिलता है। वही अगर मैं बोलूं कि मैं एक ऑफिशियल जॉब करता हूं और मेरी सिटिंग जॉब है, मेरा ट्रैवल ज़्यादा नहीं होता है, इन दैट केस व्हाई टू टेक एक्सीडेंटल इंश्योरेंस? मैं अननेसेसरी अपने टर्म प्लान का प्रीमियम क्यों बढ़ाऊं? राइट, क्योंकि आप जब राइडर ऐड करेंगे तो प्रीमियम आपका बढ़ेगा। तो अपनी बढ़ जाएगा। ज़रूरतों को देखिए। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट टर्म जो नवीन जी ने यूज़ किया, पर्पस क्या है, उस बीमा को आप क्यों ले रहे हैं? प्रॉपर्टी के लिए ले रहे हैं तो एक रिटर्न ऑफ प्रीमियम जैसा प्लान लें, प्रॉपर्टी के कवर के लिए आप अगर ले रहे हैं, और केवल जीवन के लिए कवर आपको लेना है, जीवन के रिस्क को, यानी अगर आपको कुछ हो जाए तो एक प्योर बेसिक प्लान जो है वो अच्छा रहेगा। कुछ सवाल जो हमारे दर्शकों के हैं वो रखते हैं अब आपके सामने। पुनीत सक्सेना का सवाल लेकर आते हैं। 26 साल के हैं पुनीत, और बोल रहे हैं कि मैंने एक टेक्सटाइल कंपनी में अभी काम शुरू किया है, जहाँ एक एग्जीक्यूटिव के तौर पर मैं काम कर रहा हूँ। बीमा कवर चुनने का सही तरीका क्या है, मुझे कितने रुपए का कवर लेना चाहिए? उम्र 26 साल है, करियर की अभी अभी शुरुआत कर रहे हैं। इनफैक्ट मुझे लगता है इस सवाल से कई लोगों को जवाब मिलेगा कि वो टर्म प्लान कैसे चुने अपने लिए। बिल्कुल सही प्रियंका जी। तो मैं पुनीत जी को यही कहना चाहूँगा कि पुनीत जी का सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और उन्होंने अपने जीवन की सबसे सही उम्र में टर्म प्लान को लेने का सोचा है। जनरली हम लोग टर्म प्लान तभी चूज करते हैं जब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमारे सर पे आनी स्टडी हो जाती हैं, और जब हमें खतरा दिखाई देना स्टार्ट हो जाता है। तो इट इज़ ऑलवेज बेटर कि हम पैराशूट पहले लेके हवाई जहाज में उड़ें, कि जब जरूरत हो तो उस टाइम हम खरीदने नहीं जाएंगे पैराशूट को। मैं जनरली टर्म प्लान को पैराशूट के साथ कंपेयर करता हूँ। और जितना जल्दी अपनी उम्र के पड़ाव में हम इंश्योरेंस लेंगे उतना सस्ता मिलेगा, क्योंकि मोर्टेलिटी चार्जेस उतने कम होते हैं। तो इसमें मैं एक ऐड चीज करना चाहूंगा पुनीत जी के लिए। पुनीत जी, आपने जो सोचा है टर्म प्लान लेने का बहुत अच्छा है,
और किसी भी कंपनी से टर्म प्लान अगर हम लेते हैं तो जनरली क्लेम सेटलमेंट रेशियो को देखते हैं उस पर्टिकुलर कंपनी का, क्योंकि ये कमिटमेंट है एक कंपनी से, एक इंश्योरेंस कंपनी की एक क्लाइंट को, एक बीमा धारक को, जिसमें वो लॉन्ग टर्म के लिए उसको कमिटमेंट करता है कि भगवान ना करे अगर 30, 35, 40 साल की उम्र में आपको कुछ हो जाता है तो इतना पैसा आपकी फैमिली को मिलेगा। क्लेम सेटलमेंट रेशियो से हमें ये पता लगता है कि कितने क्लेम्स उन्होंने और कितनी जल्दी और कितने अच्छे से दिए हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, जितनी भी बीमा कंपनी है, गूगल पे, IRDA की साइट पे आपको क्लेम सेटलमेंट रेशियो वहाँ पे दिखाई देगी, उसमें से आप चूज करें। दूसरा, आपने पूछा कि मुझे कितना इंश्योरेंस लेना चाहिए, तो एक नॉर्मल फॉर्मूला है, टेक्निकल एडवाइजरी कहती है जितनी मेरी एनुअल इनकम है, सालाना जितनी मेरी आय है, उसका कम से कम 10 गुना मुझे अपना जीवन बीमा लेना जरूरी है। राइट। तो अपने इनकम के आधार पर आपको एक वैल्यू निकालनी होगी और उस हिसाब से उसका 10 गुना जो है वो आपके लिए सही रह सकता है। ह्यूमन लाइफ वैल्यू जो एक टेक्निकल टर्म है, उसको निकालने का ये एक तरीका हो सकता है। तो अपनी ज़रूरतें देखिए और आप जितना कमा रहे हैं, अगर आपको कुछ हो जाए, उस इनकम को रिप्लेस करने के लिए कितना पैसा आपके परिवार को चाहिए होगा। अगला क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है और मुझे लगता है ये बहुत लोग स्ट्रगल करते हैं। जय गायकवाड़ का सवाल है, बोल रहे हैं कि करीब 10 साल पहले 50 लाख रुपए का इन्होंने टर्म प्लान खरीदा था, तब से इनकी आय जो है वो करीब 3 गुना बढ़ चुकी है। मैं अपने बीमा कवर को बढ़ाना चाहता हूँ, अभी तक बढ़ाया नहीं है, क्या मुझे बढ़ाना चाहिए और क्या मुझे अलग से बीमा लेना होगा या उसी को मैं एक्सपैंड कर सकता हूँ या एक्सटेंड कर सकता हूँ? तो जय गायकवाड़ जी को मैं बताना चाहूँगा कि उन्होंने 10 साल पहले जैसे बीमा लिया और 50 लाख का लिया, तो जय गायकवाड़ जी, पहले तो आप ये देखिए कि 10 साल पहले जो आपने 50 लाख का बीमा लिया, उस टाइम पे आपने पर्पस क्या डिफाइन किया था अपने जीवन बीमा का, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अब आप इसको बढ़ाना चाहते हो तो जैसे अभी मैंने पुनीत जी को भी एक एग्जांपल दिया, टेक्निकल एडवाइजरी ये कहती है एज पर ह्यूमन लाइफ वैल्यू, जितना मेरी सालाना आय है उसका 10 गुना तो कम से कम इंश्योरेंस होना ही चाहिए टू सिक्योर माय फैमिली फाइनेंशियल सिक्योरिटी। इसके लिए अभी आप देखिए कि आपकी इनकम भी बढ़ गई है, सालाना आय भी बढ़ गई है, आपका टर्म प्लान का इंश्योरेंस कवर भी कम है, तो जितना गैप है आप उस गैप को फिल कर सकते हैं इसी समय। 42 साल के हैं, अभी उम्र ज़्यादा नहीं हुई है, मैं आशा करता हूँ कि आप मेडिकली भी फिट होंगे, तो जितना जल्दी इसको लेंगे उतना सस्ता मिलेगा और आसानी से मिलेगा। तो क्या इन्हें एक और प्लान खरीदना होगा या एग्जिस्टिंग प्लान को ही हम उसकी कवर बढ़ा सकते हैं, नवीन जी? तो टर्म प्लान इंश्योरेंस में एक जैसे मैंने बोला कमिटमेंट है और एक एग्रीमेंट है जीवन बीमा कंपनी के और एक जीवन बीमा धारक के बीच में। तो एक एग्रीमेंट एक बार ही होता है। ओके। तो जैसे जैसे हमारी आय बढ़ती रहती है वैसे वैसे हम अपना बीमा बढ़ा सकते हैं अलग अलग कंपनी के अलग अलग टर्म प्लान से। ठीक बट है। बेसिक फॉर्मूला एज पर ह्यूमन लाइफ वैल्यू वही रहता है, 10 गुना ऑफ योर एनुअल इनकम। तो एक शख्स के पास मल्टीपल टर्म प्लान हो सकते हैं? बिल्कुल सही, बट इसमें मैं एक चेतावनी देना जरूर चाहूंगा जय गायकवाड़ जी को भी, कि जब भी हम कोई भी बीमा लें या इसमें और ऐड ऑन करें अपने बीमा, अपनी पुरानी बीमा की सारी जानकारी अपने नए बीमा कंपनी को जरूर दें। उनको पता होना चाहिए कि आपके पास कौन सी कंपनी का कितना बीमा कब से चल रहा है और कितना बीमा है। राइट। तो जय, ख्याल रखिए, आपको अगर अपने कवर के साइज़ को बढ़ाना चाहते हैं, आपको और बीमा ऐड करना होगा, लेकिन वो जो है ना वो आपकी इनकम और आपकी लाइफ के हिसाब से होना चाहिए। ये ना हो कि आपके पास ऑलरेडी जो है 50 लाख है और आप इसके ऊपर जो भी खरीद रहे हैं पुरानी कंपनी को के बारे में आपको नई कंपनी को जानकारी ज़रूर देनी चाहिए कि मेरे पास पहले से ये बीमा इतना कवर है। थैंक यू सो मच नवीन जी, आज आपने वक्त निकाला मनी 9 के लिए। फिर बात होती है। धन्यवाद आपका आज बीमा को हमारे लिए सिंप्लीफाई करने के लिए। धन्यवाद प्रियंका, मेरे को एक मौका देने के लिए, अपने व्यूअर से बात करने के लिए धन्यवाद। ओके सर, बाय।